नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे सांबा आपको लिए चलते हैं, जहां पर डीसी पूरी तरह से विफरती हुई नजर आई है। अधिकारियों की बहानेबाजी पर पूरी तरह से विफरती हुई नजर आई है डीसी अनुराधा गुप्ता। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को लोगों के सामने यहां फटकार लगा दी है और लोगों की समस्याओं के हल के लिए आनाकानी करने पर ही ये गुस्सा यहां फूटता हुआ नजर आया है। कई अन्य विभागों के अधिकारियों को भी खूब खरी खोटी सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए किस तरह से अधिकारियों पर नकेल कसने का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है और अधिकारियों पर ही भड़कती हुई नजर आई है डीसी अनुराधा गुप्ता। डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर आप देखिए किस तरह से काम होता हुआ नजर आ रहा है। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को यहां पूरी तरह से खरी खोटी सुनाई गई है और ये होना भी लाजमी था, क्योंकि जल शक्ति विभाग पूरी तरह से किस तरह काम कर रहा है ये आम जनता बहुत अच्छे से जानती है। और आम जनता बार बार आरोप लगाती है कि जल शक्ति विभाग काम नहीं कर रहा है और जब भी जल शक्ति विभाग के कार्यालय में जाया जाता है या फिर किसी भी नुमाइंदे से बातचीत की जाती है तो सही से जवाब नहीं दिया जाता। यानी पानी को लेकर समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही थी। अब कहीं ना कहीं किस तरह से एक्शन देखा जाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अधिकारियों की बहानेबाजी पर ही विफरती हुई सांबा की डीसी नजर आई है। जल शक्ति विभाग के ये अधिकारी हैं जिन पर डीसी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर देखा गया है। लोगों की समस्याओं के हल के लिए आनाकानी करते हुए ये नजर आ रहे थे, जिस पर पूरी तरह से डीसी ने इन्हें फटकार लगा दी है। खूब खरी खोटी सुनाई गई है। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि डीसी का क्या कुछ कहना था। कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, मैं देख लेता हूँ। आपको पानी पहुंचाना है, वहाँ पे चिट्ठियां नहीं लिखनी है मैडम। हमने फोन पे भी कॉरेस्पॉन्डेंस की। बस बहस मत करो। कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, मैं देख लेता हूँ। आपको पानी पहुंचाना है, वहाँ पे चिट्ठियां नहीं लिखनी है। सुनील, ये नहीं चलेगा। मैं देख लेता हूँ। आप इनको सब एक मीटिंग इनकी सबको कॉल करो और जेईस को बुलाओ, दोनों मैकेनिकल वाले और वो वाले को। ये नहीं है कि मैकेनिकल वाले का काम है या उसका काम है, ऐसे नहीं होता है। दोनों का काम मैं कर लेता और चिट्ठियां लिखने से अगर फील्ड के लोग भी अगर चिट्ठियां लिखने लगे। मैडम, हमने फोन पे भी कॉरेस्पॉन्डेंस की। बस बहस मत करो। कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, मैं देख लेता हूँ। आपको पानी पहुंचाना है, वहाँ पे चिट्ठियां नहीं लिखनी है। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि डीसी किस तरह से भड़कती हुई नजर आई हैं अधिकारियों पर। यह होना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। ऐसा आला अधिकारियों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है जो अपना काम समय पर नहीं करते हैं और एक दूसरे पर टालते हुए नजर आते हैं। यानी जल शक्ति विभाग के अधिकारियों पर आज कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आई है। नकेल यहां पर कसी गई है डीसी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि देखना यह होगा कि इस नकेल की किस तरह से कार्यवाही आगे देखने को मिलती है, कितना इस पर अमल किया जाता है, आम जनता तक पानी कब तक पहुंचेगा, यह बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि अगर जिला सांबा की बात करें तो लोगों को काफी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, अभाव वहां पर देखा गया है। आम जनता की तरफ से ये सारे आरोप लगाए जा रहे थे और मुकम्मल तरीके से अब देखना यह होगा कि क्या डीसी सांबा की तरफ से जो बात कही गई है वो जमीनी सतह तक पहुंचेगी या नहीं, ये कर्मचारी किस तरह से काम करेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज फटकार तो लगाई गई है और ये होना भी बिल्कुल लाजमी था, जो बार बार बताया भी जा रहा है। और सिर्फ जल शक्ति विभाग के ही कर्मचारियों पर इस तरह से गाज नहीं गिरती हुई नजर आ रही है, और भी कई कर्मचारियों पर गाज जो है वो गिर सकती है आने वाले समय में। और लगातार फटकार भी यहां पर लगाई गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जल शक्ति विभाग पर जिस तरह से आरोप लग रहे थे उस पर अब कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आई है कि अधिकारी सिर्फ और सिर्फ आनाकानी करते हैं और अपने काम को दूसरे पर टाल दिया जाता है कि यहां पर यह काम मैकेनिकल डिवीजन का है या फिर पीएचई डिवीजन का है। जिस तरह से बहानेबाजी देखी गई है वो साफ आपने भी देखा, किस तरह से सुना कि डीसी यहां पर फटकार लगाती हुई नजर आई है। लेकिन अब जमीनी सतह पर किस तरह से काम होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि पानी की समस्या हर किसी को जिला सांबा के अंदर झेलनी पड़ रही थी और अब अगर इस पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो उठ रहे थे उन पर पूर्ण विराम जरूर लगेगा और आम जनता को राहत जरूर मिलेगी। और हर एक जिले में इसी तरह से संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि डीसी सांबा जिस तरह से बातचीत करती हुई नजर आई है इसी तरह से पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फटकार लगाना बहुत जरूरी है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आज डीसी सांबा काफी एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन फायदा तब होगा जब जमीनी सतह तक ये पूरा काम किया जाएगा।
देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार एक जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक इनिशिएटिव रहा कि ब्लॉक दिवस जो वो हर एक ब्लॉक में जाकर जो वो रखा जाएगा, जिसमें हर एक जिला स्तर पर जाकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस ब्लॉक दिवस के ऊपर सवालिया निशान भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि जो आम जनता है, जिनको दिक्कत परेशानियां पेश आ रही है, उन्हीं दिक्कत परेशानियों का हल निकालने के लिए ये ब्लॉक दिवस रखे गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि कल जिस तरह से डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ब्लॉक गढ़वाल में पहुंची लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुनने के लिए, तो वहां पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता का गुस्सा जो था वो साफ तौर पर देखने को मिला अधिकारियों को लेकर, क्योंकि जो लोग अपने कामकाज लेकर वहां पर पहुंच रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो काम हमने रखवाए थे वो काम नहीं हो पाए हैं और लगातार बहानेबाजी जो है वो निचले अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनको फटकार लगाई है और कहीं ना कहीं जो छोटे अधिकारी थे वो ये तर्क देते हुए नजर आए कि कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, हम चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो मैडम ने साफ तौर पर कहा कि चिट्ठियां कोई हल नहीं है किसी भी काम का। काम करना है तो जमीनी सतह पर आपको उतरना होगा, हमें ये बहानेबाजी नहीं चाहिए। और लगातार वो ये कहती हुई नजर आई कि हमारे साथ बहस मत करिए, तारीख जितना का पूछा खंडन गया करती उतना हुई जवाब नजर आई है डीसी सांबा। लेकिन ऋषि, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा गया है जिला सांबा के अंदर, जिसमें कोई दो राह ही नहीं है, उसमें और कौन से डिपार्टमेंट पर भी गाज आने वाले समय में गिर सकती है? क्योंकि जल शक्ति विभाग पर तो सवालिया निशान उठ रहे थे, और कौन कौन से विभाग? देखिए, मैं खासतौर पर मैं सभी डिपार्टमेंट का जिक्र करूंगा, चाहे इसमें बिजली महकमा हो या फिर जल शक्ति विभाग हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग का जिक्र करें, तो ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका पब्लिक के साथ लाइजन कहीं ना कहीं ज्यादा तौर पर रहता है, क्योंकि बिजली की प्रॉब्लम लगातार देखने को मिलती है, पानी का क्राइसिस लगातार देखने को मिलता है और सड़कों की बात करें या गलियों की बात करें तो पीडब्ल्यूडी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं रहता है। तो सभी आला अधिकारियों को यहाँ मौके पर जो बुलाया गया है और यहाँ पर पब्लिक के साथ फेस टू फेस इनकी बात करवाई गई है। लेकिन कई सारे अलग अलग तरह के तर्क एक्सक्यूज देते हुए ये अधिकारी नजर आए, जिसमें अधिकारियों को साफ तौर पर फटकार लगाई डीसी सांबा ने और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बहानेबाजी मुझे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, क्योंकि जनता अगर आज सफर कर रही है तो आपकी वजह से सफर कर रही है कि उनके मसले मिसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने उनको ये वक्त दिया है कि इस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर अंदर ये सारे काम जो वो होने चाहिए, नहीं तो बख्शा नहीं जाएगा। जी ऋषि, कब तक का समय दिया गया है, क्या डेडलाइन रखी गई है? देखिए एक तय सीमा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक उनको डेडलाइन दे दी गई कि इस समय में आपने एक काम करने हैं। लेकिन अब देखना यह कि अधिकारी डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी को किस तरह से ये काम कर देते हैं, किस तरह से उनके सामने ये स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं कि हमने काम किया है और आप पब्लिक के साथ जाकर जो वो कॉन्टेक्ट कीजिए, पब्लिक को आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो वो सामने आ रही। लेकिन हमने भी एक दो सवाल मैडम से किया कि जिस तरह से ब्लॉक दिवस को लेकर हम ये कहते हैं कि काम सभी किए जाएंगे, लेकिन मैडम का ये साफ तौर पर कहना था कि आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि ब्लॉक दिवस का फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा, ये सक्सेसफुल जो वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज भी हम दावे से कह सकते हैं कि इससे पहले भी बैक टू विलेज प्रोग्राम भी रखे गए थे, जिसमें पहला चरण, ऋषि मेरी आवाज पहुंच रही है? जी ऋषि, ये बताइए कि जिस तरह से बैक टू विलेज प्रोग्राम भी रखे गए थे, पहला दूसरा चरण भी हुआ, तीसरा चरण भी हुआ, उसके बाद उपराज्यपाल की तरफ से भी उद्घाटन का सिलसिला शुरू कर दिया गया, अब ब्लॉक दिवस भी शुरू हो गया है, जिसमें देखा भी गया है कि डीसी काफी एक्शन मोड में देखी जा रही हैं और गुस्सा भी काफी उन्होंने किया है। लेकिन क्या लगता है कि कितना फायदा आम जनता को इसका होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बैक टू विलेज कार्यक्रम को लेकर बात करें तो 2 इसके चरण हुए, उसके बाद लगातार माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम चलाया गया, अब ब्लॉक दिवस शुरू हुआ है जो कि ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों की दिक्कतों को सुना जाएगा। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हर एक किसी काम को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो इन कार्यक्रमों का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से एक प्रयास किया गया है प्रशासन द्वारा, और मुझे ये कहना भी कोई कोताही नहीं होगी कि डीसी सांबा की अगर बात करें तो जिला सांबा के लोग प्रेज कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक इनिशिएटिव को वो ले रहे हैं, हर एक काम को वो टेकअप कर रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि क्या जिस तरह से महिला अधिकारी जिला सांबा में इस समय कमान संभाले हुए हैं, तो क्या महिला अधिकारी की सुनी नहीं जा रही है? लेकिन महिला अधिकारी, मैं डीसी सांबा की बात करूंगा तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी एक तहसीलदार की ट्रांसफर जो वो यहां से दूर दराज इलाके में की गई है, वो भी एक बात वहां पर डीसी मैडम ने रखी, क्योंकि एक वृद्ध महिला वहां पर पहुंची, उन्होंने कहा कि मेरे इतने सालों का मसला ये हल नहीं हो पाया है। तो मैडम ने साफ तौर पर कहा कि आपका जो मसला है वो अब हल होगा, और जिसको लेकर आप कंसर्न ऑफिसर की
बात कर रहे हैं उसकी हमने ट्रांसफर भी यहां से करवा दी है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरह का रवैया प्रशासन के अधिकारी अपनाते हैं और सीरियसली वो काम लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी विकास भी हमें देखने को मिलेगा। बदल सकता है ब्यूरोक्रेसी को लेकर लगातार सवाल धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से डीसी सांबा एक्शन मोड में देखी जा रही है और पूरी तरह से अब देखना ये होगा जो एक्शन उन्होंने दिखाया है वो जमीनी सतह पर कितना देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि डीसी सांबा लगातार एक्शन मोड में है और अब आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी ये बड़ा सवाल रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर रैपिड टेस्टिंग का एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। जीएमसी राजौरी में एंट्री से पहले यहां लाजमी हो गया है कोविड रैपिड टेस्ट और रैपिड टेस्ट के बिना एंट्री पर प्रशासन ने रोक लगा दी है और बाजारों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लापरवाहों पर नकेल कसने के सभी दावे कहीं न कहीं फितड़ी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी आपने देखा था किस तरह से बाजार से आपको रिपोर्ट दिखाई गई थी, जहां पर आनाकानी करते हुए लोग मास्क को लेकर नजर आए थे। लेकिन अब बड़ी अपडेट जिला राजौरी से जीएमसी राजौरी के अंदर से सामने आई है, जहां पर एंट्री से पहले आपको कोविड रैपिड टेस्ट कराना होगा और रैपिड टेस्ट के बिना आप प्रशासन यहां पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। एंट्री नहीं ले सकते हैं जीएमसी राजौरी के अंदर, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अगर बात करें तो मुकम्मल तरीके से धज्जियां उड़ती हुई वहां पर नजर आ रही है। राजौरी प्रशासन क्या कुछ काम कर रहा है, ये अब बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, कल जिस तरह से बाजार में पहुंचे हुए थे वहां पर भी देखा कि मास्क पहनने के लिए लोग आनाकानी कर रहे थे, लेकिन अब जीएमसी राजौरी के अंदर से क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर मार्केट की बात करें तो लोग वहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते जरूर नजर आए, मगर जीएमसी राजौरी में हालात बिल्कुल अलग नजर आते हैं। जहां आप ये गेट देख सकते होंगे, यहाँ पुलिस को तैनात किया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक वो अपना टेस्ट नहीं कंप्लीट करवा लेगा। हालांकि इस वक्त हमारे साथ मेडिकल कॉलेज या एसोसिएटेड हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद बिजार जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्यों ऐसा सोचा कि हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए पहले टेस्ट करवाना लाजमी है, हालांकि राजौरी में हालात बेहतर हुए? देखिए, जैसे हम पिछले 2 साल से जो है कोरोना के अगेंस्ट जो है वो जंग लड़ रहे हैं और हमने बड़े सफलतापूर्वक जो है ये जंग जो है लड़ी। अगर वेव फर्स्ट की बात करें या वेव सेकंड की बात करें तो अभी एक आशंका जो है वेव थर्ड की थी। तो जैसे हम कई हमारी यूटी में कई जगहों पे, जैसे स्पेशली कश्मीर के अंदर कुछ सर्च कई जगह पे देखने को मिला, तो उसको देखते हुए हमने एहतियात के तौर पे यहाँ पे अपने मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो राजौरी है, यहाँ पे वैसे तो हम स्टार्टिंग से ही जो है हमने ये जो टेस्टिंग की जो व्यवस्था रखी थी और इसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, हमने और बढ़ाया है। ये एहतियात के तौर पे है कि हर कोई जो पेशेंट हो, चाहे उसका अटेंडेंट हो या हॉस्पिटल में विजिटर हो, हम सभी का टेस्ट जो है वो एक एंट्री पॉइंट पे जो है करते हैं, उसके बिना उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। अगर कोई पेशेंट सिक है, अगर उसको हम इमरजेंसी में अलो भी करते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो अंदर से हम फिर से लेते हैं, चाहे वो रैट टेस्ट हो या स्पेशली हम RT-PCR को ज्यादा जो है वो महत्व देते हैं। तो जैसे आपने देखा हमारी टीमें जो है लगातार काम कर रही हैं यहाँ पे, और टेस्ट जो है हमने पिछले दिनों से जो है वो अब जो ज्यादा बढ़ाने का जो है वो हमारा मकसद नहीं होनी चाहिए थी। लगातार धज्जियां जो है वो बाजारों में भी उड़ रही हैं, वहां पर भी नकेल कसने की जरूरत थी। उसको देखते हुए हमने इसको जो है वो थोड़ा सा और जो है वो फैसिलिटेट किया, स्ट्रेंथन किया। टेस्ट करने की बात हो या टेस्ट लेने की बात हो, तो अदरवाइज भी हमने अपने पैरामेडिक स्टाफ को जो है वो पहले से और ज्यादा स्किल्ड किया है, उनको ट्रेनिंग से इम्पार्ट किए हैं। बात करें हम कि राजौरी जीएमसी की बात करें, इसके अलावा अगर राजौरी के दूसरे इलाके या मार्केट है, यहाँ पे टेस्टिंग का सिलसिला क्यों बंद कर दिया? देखिए, उसमें ऐसा नहीं है। अब ये पिछले कुछ दिनों में जो है कि ये टेस्टिंग जो है वो कम होगी, यही देखते हुए कि जो इसमें पॉजिटिविटी रेट था उसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी, और उसका जो हम यहाँ से एक इंडिकेटर है हमारे पास कि हमारी जो एडमिशंस थी उसमें जो है वो गिरावट आ गई। आज की डेट में भी हमारे पास केवल एक ही पेशेंट जो है आइसोलेशन वार्ड के अंदर एडमिट है। तो वो देखते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भूल चूक हुई है, लेकिन अभी चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी या हमारे जितने भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारी टीमें इनके ऊपर काम कर रही हैं जीएमसी के साथ साथ, तो ये वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से भी हमें मीटिंग में जो है वो डायरेक्शंस दी गई हैं कि इसको आप जो वो कंटिन्यू करो और इसको आप जो टेस्टिंग को प्रोसेस है उसको बढ़ाना है, ताकि कहीं हम जो है वो जैसे आपने देखा है कि अभी फेस्टिवल सीजन था,
तो इसके बाद कहीं हम वेव थर्ड में जो है ना वो और लोग कितना कॉपरेट कर रहे हैं जमशेद? जी गुरु जी, लोगों की जहां तक पहले बात करें, जिस तरह मैं आपको पहले ये वाला मंजर दिखाता हूँ कि इंटर होने से पहले यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। यहाँ पे ये वाला दिखाऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे इनकी टेस्टिंग की जाती है और यहाँ पे इनकी एंट्री की जाती है। ये वो लोग हैं जिनकी एंट्रियां की जा रही है और यहाँ पे ये सैंपलिंग लेने का काम हो रहा है। ये चीज दोबारा राजौरी में जरूर देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह कोविड के केसों में जरूर कमी देखने को मिली थी, मगर लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर लापरवाही के मंजर देखने को मिलते थे। उसको देखते हुए अब जिला इंतजामिया, खास करके मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की तरफ से जरूर बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ा कदम तो उठाया गया है जमशेद, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम जनता कितना सहयोग कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आम जनता किस तरह से अपना सहयोग दे रही है। आगे बढ़ जाएंगे, श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि श्रीनगर से अब किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार देखिए, श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है और शहर में पूरी तरह से यहां जगह जगह पर अतिरिक्त नाके लगा दिए गए हैं। पूरे इलाके के अंदर किस तरह से गश्त को बढ़ा दिया गया है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सरायवाला इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों ने एहतियातन काफिला चला दिया है। वाहनों और वाहन चालकों की हर जगह पर तलाशी ली जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद देखी गई है। श्रीनगर शहर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह पर अतिरिक्त नाके लगा दिए गए हैं और साथ ही आप देखिए साफ तस्वीरों में किस तरह से गहनता से तलाशी की जा रही है। कासो यहां पर चलाया गया है। सरायवाला इलाका है। जमशेद मलिक के साथ साथ अब हम चलेंगे यहां अमजद के पास, क्योंकि अमजद श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, किस तरह से पूरा कासो वहां पर चलाया जा रहा है, क्या कुछ है सूरत हाल? देखिए आशा, लगातार पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखें तो जो सिक्योरिटी है काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, बीफ अप करी गई है। इससे पहले हमने देखा है कि इस तरह से अक्टूबर के महीने में 13 से ज्यादा सिविलियन किलिंग्स होने के बाद सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ावा देने की बात की गई थी और बढ़ाई भी गई है। लगभग 25 कंपनियां सीआरपीएफ की पहुंचाई गई और आज भी लगभग सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रीनगर और कश्मीर के अन्य इलाकों में लगातार सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, नाके लगाए गए हैं, सरप्राइज रूटीन चेकिंग्स की जा रही हैं। और इसी तरह की एक चेकिंग आज अभी से कुछ समय पहले सरायवाला के इलाके में देखने में मिली, जिसमें कह सकते हैं कि एक रूटीन ड्रिल, कॉर्डन और एक चेकिंग जो है वो की गई थी अभी से कुछ समय पहले, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने मिलकर के चेकिंग इलाके में की है, हरी सिंह हाई स्ट्रीट के पूरे इलाके में। और उसके साथ साथ लालचौक के इलाके में भी, घंटाघर के आसपास की बात करें या फिर अब रीगल लेन के आसपास की बात करें, वहां पर भी अलग अलग जगहों पर चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इनपुट है उसके आधार पर ये पूरा ड्रिल वहां पर चलाया जा रहा है? देखिए, इनपुट्स तो श्रीनगर के लिहाज से काफी पहले से आती रही हैं और कंसिस्टेंटली आ रही हैं, क्योंकि हमने कल शाम भी देखा है कि इस तरह से जो श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक ग्रेनेड अटैक हुआ, जिसमें 2 लोग व्यक्ति जो है वो जख्मी हुए। एक से जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी थे, एक सिविलियन थे। उसके बाद से ही जो चेकिंग्स है वो इंटेंसिफाई कर दी गई है पूरे शहर के अंदर, सबसे ज्यादा डाउनटाउन के इलाके में। उसके बाद लालचौक के इलाके में तो रेगुलरली जो चेकिंग्स हैं, सरप्राइज कॉर्डन्स हैं, वो करे जाते हैं लगातार। उसमें 2 चीजें रहती हैं। सबसे पहली चीज की तैयारी, मुस्तैदी लगातार बनाई रखी जा सके, और उसके साथ साथ जो एक तरह से कहें तो दबाव है मिलिटेंट एक्टिविटीज पर, वो बना रहे, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी चेकिंग हो सकती है, टीम्स पहुंच सकती है। और एक तरह से जो सरप्राइज विजिट है वो सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करके रखने की लगातार कोशिश की जा रही है। सिविल सचिवालय के अंदर सबसे पहले डीजीपी, आईजी कश्मीर, एडीजी जम्मू और साथ ही साथ सीआरपीएफ के आला अधिकारी पहुंचते हैं, मीटिंग होती है और उसके बाद ही श्रीनगर के अंदर इस तरह से गश्त बढ़ा दी जाती है और उसके साथ ही बीएसएफ की तैनाती भी यहां पर बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से पिछले महीने की हमने देखी है, एक सबसे हम लोग कहें तो एक खराब महीना रहा है अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के इतिहास में, क्योंकि लगभग हमने देखा किस तरह से 44 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। मिलिटेंट्स भी शामिल है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो शहीद हुए वो भी हैं, और जो सिविलियंस हैं उनकी भी जान गई है। उसके बाद कई तरह की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, सबसे बड़ी मीटिंग कश्मीर में होम मिनिस्टर की सदारत में हुई। उसके बाद जम्मू के अंदर हमने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग चेयर की कुछ दिन पहले, और अब जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर तमाम जितने भी हम कहें तो एक तरह से गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की मीटिंग हो रही है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति कर रहे हैं। और 1993 में अमजद इस तरह से कश्मीर के अंदर बीएसएफ की तैनाती हुई थी और अब आप देखिए एक बार फिर से किस तरह से तैनाती जो है वो कर दी गई है।
देखिए कुल मिलाकर लगभग 50 के आसपास ऐसी कंपनियां हैं जो जम्मू कश्मीर भेजी गई हैं, जिसमें 30 कंपनियां सीआरपीएफ की हैं, बाकी बीएसएफ की हैं जो जम्मू कश्मीर आई हैं। अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए ये डेप्यूट जो ही करे गए हैं बीएसएफ की टुकड़ियां, सीआरपीएफ की टुकड़ियां, क्योंकि कई सारे ऐसे वेनरेबल पॉइंट्स थे जहां पर ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की वहां पर मौजूदगी नहीं थी या तो बहुत कम थी। अब उसको बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर को और स्ट्रांग बनाने के लिए इन सभी टुकड़ियों को भेजा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं सिविलियंस पर खास तौर से, और जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स माइनॉरिटीज की करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि डाउनटाउन के इलाके में ही संदीप मावा नामक एक शख्स की दुकान पर हमला हुआ। टारगेट शायद वो थे जिन्होंने खुद हमारे ही न्यूज बुलेटिन में बात करते हुए कहा कि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि टारगेट वो है, इसलिए वो निकल चुके थे, लेकिन फिर वहां पर उनके जो सेल्समैन है वो निशाना बने। इन चीजों को रोकने के लिए लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है पूरे श्रीनगर कश्मीर में एक तो रखी जा रही है, और उसके साथ साथ जितनी एडिशनल ट्रूप्स हैं उनको भी बुलाया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी को पूरी तरह से और हाईलाइट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि इस तरह की गतिविधियां आगे देखने को और आतंकी जिस तरह से बौखलाहट दिखा रहे हैं उन्हीं को पस्त करने के लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सुरक्षा बलों ने किस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर कमर यहां कस ली है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और जाहिर तरीके से अब आप देखिए गश्त किस तरह से बढ़ा दी गई है। आगे चढ़ जाएंगे और आपको लिए चलेंगे अब कठुआ, और कठुआ से भी बड़ी अपडेट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार डेंगू का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। कठुआ के डेंगू के डंक का प्रकोप बदस्तूर पूरी तरह से जारी यहां पर देखा गया है, और जिले में डेंगू के 22 नए और मामले सामने आ गए हैं। कोरोना महामारी फिर से एक बार यहां पांव पसारती हुई नजर आ रही है। कोरोना के 5 नए मामलों की पुष्टि हो गई है, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। और मुकम्मल तरीके से आपको यह भी बताते चले कि सबसे पहले जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर डेंगू की चपेट में आए थे। अपडेट ले लेते हैं कठुआ से, हमारे सरबजीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, किस तरह से हालात वहां पर बने हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग क्या काम कर रहा है? जी बिल्कुल, कठुआ से 22 डेंगू के नए मामले जो हैं ये सामने आए हैं। डेंगू का डंक जिला कठुआ में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुल आंकड़े की अगर बात करें तो आधिकारिक आंकड़ा 238 के पार यहां पर हो चुका है। हालांकि अनाधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बड़ी सारी फिगर्स हैं जो प्राइवेट लैब्स की फिगर हैं वो सरकारी आंकड़ों में यहां पर शामिल नहीं की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये देखें कि 2 दिन से यहां पर जांच नहीं जारी की गई थी, अब जिस तरह से जांच यहां पर शुरू हुई है, 22 नए डेंगू के मामले यहां पर सामने आए हैं, जिसके साथ लगातार जिला कठुआ में कई इलाकों से अलग अलग कोनों से ये आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं, और डेंगू का जो संक्रमित मामले हैं इनमें लगातार जिला कठुआ में इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो इन संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो यहाँ पर नामात्र ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय से सटे हुए इलाके गोविंदसर में ये बताइए कि टेस्टिंग प्रक्रिया को क्यों रोका गया जब वहां पर सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहे थे? क्यों स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कदम उठाया गया? जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था कि यहां पर डेंगू की सैंपलिंग जो है उसको रोक दिया गया था, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इनके पास जो किट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, और एक बार फिर से यहां पर किट की जो है वो नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ देर सैंपलिंग यहां पर बंद रखनी पड़ी, और उसके बाद जब सैंपलिंग की प्रक्रिया यहां पर फिर से शुरू हुई है तो 22 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। सरबजीत, ये बताइए कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार दावा पेश कर रहा है कि यहां पर सही से काम हो रहा है, तो जिला कठुआ के अंदर आला अधिकारी क्या काम कर रहे हैं? अगर किट्स वहां पर अवेलेबल नहीं थी तो उसके लिए बताया जाना चाहिए था, रिपोर्ट सबमिट कराई जानी चाहिए थी कि इस काम का, इस बात की यहां पर कमी है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, विभाग की अगर बात करें तो विभाग मात्र यहाँ पर खाना पूर्ति ही कर रहा है। जिससे पहले भी आपने ये देखा होगा कि कठुआ जिला जीएमसी में यहाँ पर डेंगू की वार्ड यहाँ पर स्थापित की गई थी, लेकिन यहाँ पर उपचार के नाम पर जिस तरह से लोग वहां पर उपचार, जो उनके परिजन हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उपचार के नाम पर सिर्फ परामर्श ही यहाँ पर हासिल होता है। छोटी से एक छोटी दवाई और एक सुई तक के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर से सरकारी उनको कोई भी सामान जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उनको ये भी कहना है कि जो पैरासिटामोल की दवाई है वो उनको बाहर से लानी पड़ती है। ऐसे में कई लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि दिहाड़ीदार तबके से वो लोग बिलोंग करते हैं, ऐसे में वो प्राइवेट में अपना उपचार नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग हमने ये देखे हैं कि जो अपने उपचार के लिए पंजाब या जम्मू के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। जीएमसी कठुआ में अगर बात करें तो वही लोग यहाँ पर उपचार के लिए आ रहे हैं जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावे पेश किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित हो रहे हैं। सरबजीत
जी बिल्कुल, जितने भी दावे प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, विभाग द्वारा किए जाते हैं, वो जमीनी जो सतह है उस पर उल्ट ही जो है वो दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो कोरोना महामारी के भी 5 नए मामले जो हैं वो जिला कठुआ में सामने आए हैं। 5 संक्रमित के साथ कुल संख्या जो है 9 हो चुकी है। जो थोड़ी देर पहले अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले आंकड़ा जो है 0 पर पहुंच चुका था, लेकिन एक बार फिर से 5 नए मामले जो है कठुआ से सामने आए हैं। तो कोताही बरती गई है, ढिलाई बरती गई है, बीच में काम को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत किस तरह से अपडेट कर रहे हैं कि जिला कठुआ के अंदर लगातार जो विभाग की तरफ से, यहां प्रशासन की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित हो रहा है, जिस पर काम करने की काफी तरीके से जरूरत थी। और हवाला दे दिया गया कि किट्स यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर किट्स नहीं थी तो स्वास्थ्य विभाग को काम करने की जरूरत थी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहां आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे और बाबा जित्तो की याद में हर वर्ष नवंबर महीने में लगने वाला झिड़ी मेला इस बार फिर नहीं हो पाएगा। और कोविड-19 के कारण पिछले 2 सालों से अन्य मेलों के साथ साथ झिड़ी मेले का भी आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार भी प्रशासन ने कोविड के मद्देनजर मेले का आयोजन न करने का फैसला किया है। एसडीएम मर्ड नासिर अली ने बताया कि इस बार भी मेले को स्थगित कर दिया गया है और वहां पर सिर्फ आम दिनों की तरह ही पूजा अर्चना की जाएगी। बताते चले कि जम्मू शहर के 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही झिड़ी मेला लगता है, जो पूरे 1 सप्ताह तक चलता है और इसमें जम्मू, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दूसरे प्रदेशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और झिड़ी का ये मेला बाबा जित्तो की याद में हर वर्ष नवंबर में पूर्णिमा से 3 दिन पूर्व शुरू हो जाता है और पूर्णिमा के 3 दिन बाद तक जारी रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से पिछली बार भी हमारे यहाँ पे झिड़ी में मेला नहीं हो पाया। पिछली बार भी यहाँ पे हमारा झिड़ी में मेला नहीं हो पाया। इस बार भी कोविड के जो सिचुएशन है मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो झिड़ी में मेला है इस बार भी इसको डिसकंटिन्यू किया है इस साल के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार सिचुएशन अच्छी हो और जो मेला हमारा हर साल हुआ करता था दोबारा अगले साल से शुरू हो। तो आपने देखा 2 साल से क्या सिचुएशन है पूरे विश्व में कोविड की वजह से, तो गवर्नमेंट ने यही मुनासिब समझा लोगों की जान बचाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पीक टाइम होता है इस मेले में 6 से 7 लाख लोग एक दिन जमा होते हैं वहां पे। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने यही मुनासिब समझा कि इतनी गैदरिंग करना अप्रोप्रिएट नहीं है। इस वजह से जो नॉर्मल पूजा वगैरह जो होती थी रूटीन में जो श्रद्धालु आते हैं स्पॉट पे वो आएंगे, पूजा करेंगे और यहाँ से पूजा करके अपने स्थान जो है उनके वो यहाँ से वापस निकलेंगे। यहाँ पे गैदरिंग जो होती थी उस गैदरिंग के लिए प्रोहिबिट किया गया है। ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर साहब ने डायरेक्शंस पास किए हैं, एसडीएम को भी, मुझे भी, एसएचओ को भी, सबको ये डायरेक्शंस पास हुई हैं कि जो गैदरिंग है वहां पे जो 6-7 लाख लोग जमा होते थे वैसी गैदरिंग इस बार हम यहाँ पे होने नहीं देंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।